प्रकाश का व्यतिकरण, इसके अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न परिस्थितियों में जो व्यतिकरण प्रतिरूप है उसमें क्या परिवर्तन होता है उसको देखते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहले अपन देखते हैं, यदि एकवर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या परिवर्तन होता है। पहला है एकवर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग जब एकवर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो उस स्थिति में जो केंद्रीय फ्रिंज जो बनती है वो हमेशा सफ़ेद रंग का बनता है। चाहे कोई भी प्रकाश हो, एकवर्णी प्रकाश हो या श्वेत प्रकाश हो, उस स्थिति में जो केंद्रीय फ्रिंज जो बनती है वो हमेशा श्वेत बनती है। क्योंकि हमको पता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, अतः जो अन्य जो फ्रिंजें बनेंगी केंद्रीय फ्रिंज के अलावा जो अन्य फ्रिंजें बनेंगी वो रंगीन बनती हैं। तो यदि हम एकवर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग करते हैं तो इस स्थिति में जो केंद्रीय फ्रिंज जो होता है वो श्वेत होता है और जो अन्य फ्रिंजें जो बनती है वो रंगीन बनती है। इसके बाद दूसरी स्थिति है, यदि वायु के स्थान पर यदि माध्यम जल लिया जाए तो उस स्थिति में व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या परिवर्तन होगा। वायु के स्थान पर जल माध्यम के रूप में लेने पर यदि हम प्रयोग को वायु के स्थान पर जल वाले माध्यम में हैं तो उस स्थिति में यह है जो अपवर्तनांक जो होता है एयर टू वाटर, मतलब वायु से पानी में, इसका मान होता है लैम्डा ए बटे लैम्डा डब्लू। मतलब हवा से पानी का जो अपवर्तनांक जो होता है वह हवा में तरंग दैर्घ्य प्रकाश का और पानी में तरंग दैर्घ्य के अनुपात के बराबर होता है। और हमको ये भी पता है यहाँ पर कि ए म्यू डब्लू, मतलब अपवर्तनांक पानी से हवा में, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ए म्यू डब्लू इज ग्रेटर देन 1। तो इस स्थिति में इसका मान कब बड़ा होगा, जब लैम्डा डब्लू का मान लैम्डा ए के मान से कम होगा। तो इस स्थिति में ए म्यू डब्लू इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये होगा कि लैम्डा डब्लू इज लेस देन, मतलब ये छोटा होगा लैम्डा ए के। अर्थात पानी में प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वह हवा में जो तरंग दैर्घ्य है उसके मान से कम होता है। और हमको ये पता है फ्रिंज चौड़ाई बराबर होता है क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला है इक्वल टू लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर बीटा फ्रिंज चौड़ाई है, लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, डी दोनों स्लिटों से पर्दे की दूरी है और स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। यहाँ पर यदि स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों नियत हों तो उस स्थिति में
यदि स्मॉल डी और कैपिटल डी नियत हों तो बीटा अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यदि डी और स्मॉल डी दोनों नियत हो तो बीटा अनुक्रमानुपाती लेम्डा हो जाता है। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बीटा का मान हवा में बटे बीटा का मान पानी, ये बराबर होगा लेम्डा का मान हवा में बटे लेम्डा का मान पानी में। चूँकि अभी हम यहाँ पर देखे हैं लेम्डा डब्लू का मान छोटा होता है लेम्डा ए के मान से, अतः यहाँ बीटा डब्लू का मान भी छोटा होगा बीटा ए से। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम प्रयोग को वायु के स्थान पर जल में करते हैं तो उस स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई हवा में फ्रिंज की चौड़ाई से कम होती है। मतलब यदि हम प्रयोग को हवा के स्थान पर पानी में करें तो उस स्थिति में पानी में जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो हमेशा हवा में फ्रिंज की चौड़ाई से कम होती है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरी स्थिति, एक स्लिट को बंद कर देने पर जब हम व्यतिकरण का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में हम दो स्लिट लेते हैं, उसमें से यदि हम एक स्लिट को बंद कर देते हैं तो उस स्थिति में व्यतिकरण की घटना नहीं होती, हमको व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता। उस स्थिति में हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे विवर्तन के बारे में। मतलब यदि हम एक स्लिट को बंद कर देते हैं तो उस स्थिति में व्यतिकरण प्रतिरूप हमको प्राप्त नहीं होता, हमको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसके बाद है चौथी स्थिति, यदि एक स्लिट को नीले रंग के कागज से ढक दें, सेलोफेन कागज से, और दूसरे को लाल रंग से ढक दें, लाल रंग के सेलोफेन कागज के। एक स्लिट को नीले रंग तथा दूसरे को लाल रंग के सेलोफेन से ढकने पर, यदि एक स्लिट को नीले रंग के सेलोफेन कागज से ढक देते हैं और दूसरे स्लिट को लाल रंग के सेलोफेन कागज से ढक देते हैं तो उस स्थिति में दोनों प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो अलग अलग हो जाता है, जिससे उसकी आवृत्ति समान नहीं हो पाती, और इस स्थिति में भी व्यतिकरण प्रतिरूप हमको प्राप्त नहीं होता। इसके बाद है अगली स्थिति, यदि स्मॉल डी जो कि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, इसका मान प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम हो जाए, अर्थात स्मॉल डी इज लेस देन लेम्डा हो जाए, तो उस स्थिति में चूंकि हमारा है बीटा इज इक्वल टू लेम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, यहाँ पर यदि स्मॉल डी लेम्डा से छोटा हो जाए तो उस स्थिति में बीटा का मान बहुत बड़ा हो जाता है डी से। उस स्थिति में भी व्यतिकरण प्रतिरूप हमको प्राप्त नहीं होता। मतलब यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम हो तो उस स्थिति में बीटा का मान, फ्रिंज चौड़ाई का मान दोनों स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी से अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमें व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता। इसके बाद एक और स्थिति है, यदि एक स्लिट पूरा खुला रहे और एक स्लिट आंशिक रूप से खुला रहे,
तो उस स्थिति में व्यतिकरण प्रतिरूप तो प्राप्त होता है, लेकिन उस स्थिति में उसका जो कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, जिसको जो दिखाई देता है, वह स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं देता। यदि एक स्लिट पूरा खुला है और दूसरा स्लिट आंशिक रूप से खुला हुआ है, तो उस स्थिति में व्यतिकरण प्रतिरूप तो हमको मिलता है, लेकिन हमको उसका जो कॉन्ट्रास्ट जो है या स्पष्टता जो है वह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। तो ये था विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं पतली फिल्मों का रंग। जैसे हम देखते हैं बरसात के दिनों में मोटर गाड़ियों का जो ऑयल है वह सड़क पर फैल जाता है, और वह जो फैला हुआ तेल है हमको रंगीन दिखाई देता है। इसी प्रकार से जैसे साबुन के जो बुलबुले हैं वो भी हमको रंगीन दिखाई देते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी कारण प्रकाश का व्यतिकरण है। जैसे यदि मान लो सड़क पर पतली फिल्म फैली हुई है इस प्रकार से, तो इस स्थिति में जो प्रकाश की किरणें हैं, एक तो ऊपरी सतह से परावर्तित हो जाती है, और दूसरा जो है प्रकाश किरण इसके निचली सतह से परावर्तित होती है, और इन दोनों परावर्तित किरणों का अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण के फलस्वरूप व्यतिकरण होता है। हमको जो पतली फिल्में हैं वो रंगीन दिखाई देती है। और यहाँ पर इसके लिए जो पथांतर का जो मान होता है, ये जो दोनों तरंगे कहलाती है, प्रतिरूप हमको प्रदान करती है, ये दोनों तरंगे कहलाती है व्यतिकरण तरंगे। ये जो व्यतिकरण जो तरंगे हैं, इनके बीच जो पथांतर का जो मान होता है उसको हम इस सूत्र से दे सकते हैं, व्यतिकरण तरंगों के बीच पथांतर। व्यतिकरण तरंगों के बीच पथांतर के सूत्र को हम ऐसे दे सकते हैं, डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, जहाँ डेल पथांतर है, म्यू अपवर्तनांक है, टी इस फिल्म की मोटाई है, और आर अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पर देखिए, यदि टी का मान फिल्म की मोटाई में परिवर्तन होगा तो उस स्थिति में पथांतर के मान में भी परिवर्तन होगा। यदि लेम्डा के मान में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में भी पथांतर के मान में परिवर्तन होता है। जब पथांतर के मान में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में अलग अलग जगहों से हम इस फिल्म को देखते हैं, तो यह फिल्में हमें अलग अलग रंग की दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये पतली जो फिल्म है ये रंगीन दिखाई देती है। पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर दो सतह से परावर्तन होता है और उन परावर्तित किरणों का व्यतिकरण होता है, जिससे हमें फिल्में रंगीन दिखाई देती हैं। इस है व्यतिकरण की जो घटना है, प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना है वह ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसके बारे में भी देखते हैं अपन। हम कैसे बता सकते हैं कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण नियम के
सबसे पहले अपन जानते हैं ऊर्जा नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर क्या होता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, मात्र इसका रूप में परिवर्तन होता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है यह भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। जैसे देखिए यहाँ पर यदि दो प्रकाश तरंगे हैं जिनकी तीव्रता क्रमशः I1 और I2 है। पहले प्रकाश तरंग की तीव्रता I1, दूसरे प्रकाश तरंग की तीव्रता I2। तो उस स्थिति में यदि दोनों तरंगों में व्यतिकरण यदि नहीं होता तो इस स्थिति में यदि दोनों तरंगों में व्यतिकरण ना हो, यदि दोनों तरंगों में व्यतिकरण ना हो तो उस स्थिति में यदि ये दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें तो उस स्थिति में उनका जो परिणामी जो तीव्रता जो होगा वो होगा I के बराबर, और I बराबर हमको मिलेगा I1 प्लस I2। यदि दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रताएं क्रमशः I1 और I2 है, यदि एक ही दिशा में गमन करती हैं और इन दोनों तरंगों का यदि व्यतिकरण नहीं होता तो उस स्थिति में इनका जो परिणामी जो तीव्रता जो होगा I, ये बराबर होगा I1 प्लस I2। अब यही दो तरंगे यदि एक दिशा में गमन करें और उनका व्यतिकरण हो तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं यदि दोनों तरंगों का व्यतिकरण हो तो यदि दोनों तरंगों का व्यतिकरण, तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें दो स्थितियाँ प्राप्त होती है, या तो संपोषी व्यतिकरण भी होगा और साथ ही साथ विनाशी व्यतिकरण, दोनों ही स्थितियाँ हमको प्राप्त होती है। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में संपोषी व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता हमको पता है, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, और उसका मान होता है I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2। ऐसा हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होता है और इसका मान I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2 होता है। और उसके बाद फिर अपन देखते हैं विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है और उसको हम लिखते हैं I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2। तो इस स्थिति में यदि दोनों तरंगों का व्यतिकरण होता है तो उस स्थिति में हमें संपोषी व्यतिकरण के लिए I मैक्सिमम का मान I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2, और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2 प्राप्त होता है। तो व्यतिकरण की स्थिति में यहाँ पर इसकी जो औसत तीव्रता जो होगी, व्यतिकरण की स्थिति में औसत तीव्रता को हम I एवरेज AV से लिखते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत, I AV से दर्शाते हैं, और I AV इज इक्वल टू होगा
अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता दोनों का औसत, तो ये मिलता है हमको आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बटे 2, और यहाँ से हमको मिलेगा आई ए वी इज इक्वल टू, मान रखते हैं आई मैक्सिमम का मान रखिए, ये है हमारा I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 I2, फिर प्लस आई मिनिमम का मान रखेंगे, ये हमको मिलेगा I1 प्लस I2 माइनस 2 इंटू रूट I1 I2 पूरे का बटे 2। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू रूट I1 I2 और 2 इंटू रूट I1 I2, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमको प्राप्त होगा IAV इज इक्वल टू 2 इंटू I1 प्लस I2 पूरे का बटे 2। I1 से I1 को जोड़ेंगे तो 2I1, फिर I2 से I2 को जोड़ेंगे तो 2I2, 2 कॉमन निकलेगा। तो इस प्रकार से हमको आई एवरेज इक्वल टू ये प्राप्त होगा और लास्ट में आई एवरेज इक्वल टू हमको मिल जाता है I1 प्लस I2। ये मान लो दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं हम, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दोनों में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है और यहाँ पर व्यतिकरण की स्थिति में भी आई ए वी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ आंकिक प्रश्न प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित और फ्रिंज की चौड़ाई से संबंधित। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित एक आंकिक प्रश्न। प्रश्न लिख लीजिए, दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात इक्यासी अनुपात 1 है। दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है। इनमें प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की इनमें प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है 81:1 और इनमें से जो प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजें हैं उनकी अधिकतम और जो न्यूनतम तीव्रताएं हैं उनका जो अनुपात है वो हमको ज्ञात करना है। हल देखिए, यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग होगा वो सूत्र है, एक तो सूत्र होगा ये वाला, पहला सूत्र I1 बटे I2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आया? हमको पता है प्रकाश की जो तीव्रता है तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब I अनुक्रमानुपाती A का स्क्वायर। वहाँ से हमको मिला है I1 बटे I2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2। और दूसरा जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। इनका जो अनुपात होता है ये होता है पहले तरंग का आयाम धन दूसरे तरंग के आयाम के योगफल का वर्ग बटे पहले तरंग का आयाम ऋण दूसरे तरंग के आयाम
इस पर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, I1 बटे I2 का मान 81/1 है। अतः हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है सूत्र से I1 बटे I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। इस सूत्र से हमको यहाँ प्राप्त होगा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर बराबर मिलेगा 81/1, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं A1 बटे A2 पूरे का स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 9 का वर्ग है, इस प्रकार से। क्योंकि 9/1 का वर्ग मतलब 9 गुणित 9 81 और 1 गुणित 1 बराबर 1। यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है A1 बटे A2 बराबर 9/1, अर्थात A1 अनुपात A2 बराबर मिला 9:1। हम यहाँ अब माना A1 को 9x के बराबर मानते हैं और A2 को 1x लेने पर। अब माना A1 बराबर 9x और A2 बराबर x लेने पर। सूत्र I मैक्सिमम बटे I मिनिमम A1 प्लस A2 पूरे का वर्ग बटे A1 माइनस A2 पूरे का वर्ग से। इस सूत्र से देखते हैं I मैक्सिमम बटे I मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 पूरे का वर्ग बटे A1 माइनस A2 पूरे का वर्ग। इस फार्मूले से देखते हैं आगे। I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर हो जाएगा, मान रखते हैं हम A1 का मान 9x प्लस A2 का मान x पूरे का वर्ग बटे 9x माइनस x पूरे का वर्ग। यहाँ से हमको मिल जाएगा 9x और x 10x पूरे का वर्ग बटे 9x में x गया पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 10x पूरे का वर्ग 100x स्क्वायर, x पूरे का वर्ग 8 का वर्ग होता है 64x का स्क्वायर। और ये हमको प्राप्त होता है 4 से डिवाइड हो जाएगा, x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कटेगा और ये 4 से डिवाइड होगा तो ये मिलता है हमको 25/16। अतः I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो अनुपात है वह हमको प्राप्त होता है 25/16। यहाँ पर हमको ज्ञात करना था अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ये हमको मिला 25/16। यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम इज इक्वल टू 25/16। ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं और इससे संबंधित और दूसरे सवाल हैं उनको भी इन्हीं सूत्रों की सहायता से हल किया जा सकता है।
अब कुछ प्रश्न फ्रिंज की चौड़ाई से देखते हैं, जिसमें से एक प्रश्न है, इसको लिखिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। स्लिट के तल से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। यदि एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। यदि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के यदि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए यहाँ पर, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। स्लिट के तल से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। यदि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं या कोई आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है, इतने भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर, उनके मानों को हम एक ही मात्रक में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दो स्लिटों के बीच की दूरी को 1 मिलीमीटर में दिया है। स्लिट के तल से पर्दे की दूरी को मीटर में लिखा गया है। साथ ही साथ तरंग दैर्घ्य को नैनोमीटर में लिखा गया है। तो इसको हम एक ही पद्धति की मात्रक में बदल लेते हैं। या तो सीजीएस पद्धति का मात्रक हो सकता है या फिर एसआई पद्धति का मात्रक हो सकता है। यहाँ पर सभी दूरियां हैं या लंबाई है, इसलिए हम सभी राशियों को हम दूरी का जो एसआई पद्धति का मात्रक जो होता है मीटर, उसमें हम बदल लेते हैं। उसके बाद ही इस प्रश्न को हल करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल अपन हल करते हैं या आगे प्रश्न हल करते हैं तो वहाँ पर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं या भौतिक राशियाँ होती हैं, उनके मात्रकों को एक ही पद्धति के मात्रकों में बदलना होता है। यहाँ पर जो सूत्र है, फ्रिंज चौड़ाई वाला फार्मूला बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है लैम्डा का मान दिया है, यहीं से लैम्डा का मान कितना दिया है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है 500 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हमको मीटर में बदलना है और हमको पता है अब होता है 10 की घात ऋण 9। नैनो का अर्थ होता है 10 की घात ऋण 9। उसी प्रकार जैसे मिली होता है, मिली का अर्थ होता है 10 की घात ऋण 3। माइक्रो जो होता है उसका मतलब होता है 10 की घात -6। जैसे सेंटीमीटर बोलते हैं तो उसमें से जो सेंटी जो होता है उसका मतलब होता है 10 की घात -2। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू दिया है 500 नैनोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 500 इंटू नैनो को बदल देते हैं 10 टू पावर -9 और ये मीटर में बदल गया। इसके बाद कैपिटल डी का मान निकालते हैं। कैपिटल डी बराबर दिया है, कैपिटल डी मतलब क्या है, ये दोनों स्लिटों से
पर्दे की दूरी। तो दोनों स्लिटों से यहाँ पर देखिए पर्दे की दूरी दिया है 1 मीटर, तो ये मीटर में दिया है, इसको और बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 1 मीटर हो गया। उसके बाद इसमें देखिए स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। तो दो स्लिटों के बीच की दूरी यहाँ पर दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं। जैसे मैं अभी बताया, मिली का अर्थ होता है 10 की घात ऋण 3, मिली का मतलब होता है 10 की घात ऋण 3, और 10 की घात ऋण 6 होता है माइक्रो। तो 1 × 10⁻³ मीटर। और हमको जो ज्ञात करनी है वो राशि है बीटा का मान। अब सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र में मान रखने पर बीटा इज इक्वल टू, क्रमशः मानों को रखते हैं। लेमडा का मान रखेंगे 500 गुणित 10 की घात -9 गुणित डी का मान रखेंगे 1 बटे, नीचे डी का मान होगा, स्मॉल डी का मान 1 गुणित 10 की घात ऋण 3। इसको कैसे हल करेंगे हम? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम घातों को हल कर लेते हैं। 10 का घात -3 ये हर में है, अंश में चला जाएगा तो ये 10 की घात धन 3 हो जाएगा। और चूंकि आधार समान होते हैं और घात जुड़ते हैं, इसलिए 10 की घात -9 में 3 जुड़ जाएगा, और ये हमको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 500 गुणित 10 की घात -6 इतना मीटर। इसी को हम आगे और लिख सकते हैं, बीटा बराबर, यदि हम यहाँ पर इन दोनों शून्य को हटाएं तो ये 100 का गुणांक है, 5 में 100, 5 गुणित 100 करने पर हमको 500 मिलता है। तो ये 5 गुणित 10 की घात 2 हो जाता है, गुणित 10 की है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसको हम और आगे लिख सकते हैं, यहाँ का धनात्मक घात 2 और ये -6, तो -6 में 2 जुड़ेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा -4 इतना मीटर। इसी को यदि हम मिलीमीटर में लिखना चाहें, इसी को यदि हम मिलीमीटर में लिखना चाहें तो मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, इसको मिली बनाते हैं तो मिली के लिए क्या हो जाएगा, हमको 10⁻³ रखना पड़ेगा। और जब ये 10⁻³ होगा तो यहाँ पर 10⁻⁻1 बचता है, तो -1 बचता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो दशमलव जो होता है, हमको पता होना चाहिए दशमलव किसी भी पूर्ण अंक के सबसे अंत में होता है। यहाँ पर 5 लिखा है, मतलब यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, तो यहाँ पर चूंकि 10 की घात -1 है, इसलिए दशमलव को अपन बाईं ओर प्रतिस्थापित करते हैं, तो -1 कैंसिल हो जाता है और हमको यहाँ पर मिलेगा 0.5 × 10⁻³ इतना मीटर। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं, बीटा बराबर 0.5, इसका मतलब होता है मिली, और ये हो गया मीटर। तो इस प्रकार से हमको जो बीटा का जो मान प्राप्त होगा, यहाँ पर जो फ्रिंज चौड़ाई का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर लिखे हैं मिलीमीटर। यदि हम इसको लिखना चाहते तो इसको क्या लिख सकते थे, 500 माइक्रोमीटर। यहाँ पर लिखते तो हम इसको 500 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं, मिली में लिखे हैं इसलिए 0.5 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से मात्रकों में बदलने आना चाहिए। इसके बाद अगला और प्रश्न लिखिए फ्रिंज की चौड़ाई से संबंधित। अगला प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में
6000 एंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। यंग के दूसरे प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से पचास मीटर भी ये दिया है 0.048 इतना मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। स्लिटों पर उतनी ही दूरी पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। यंग के दूसरे प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए से 50 मीटर की फ्रिंज चौड़ाई 0.048 सेंटीमीटर है। स्लिटों पर उतनी ही दूरी पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो सूत्र है फ्रिंज चौड़ाई वाला फार्मूला बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यहाँ पर देखिए स्थिति वही है, जो प्रयोग हो रहा है वहाँ पर स्थिति वही है, दूरी जो दिया है सेम उतनी ही दूरी पर है। कितनी दूरी पर यहाँ पर दिया है 50 मीटर की दूरी पर, इसलिए यहाँ पर d और जो स्मॉल d है ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट होने की वजह से बीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं चूँकि d और स्मॉल d नियत है। अतः इससे हमको मिल जाता है यहाँ पर बीटा 1 बटे बीटा 2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। बीटा 1 मतलब पहली स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई और बीटा 2 मतलब दूसरी स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। लैम्डा 1 का मान पहली स्थिति में 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है और दूसरी स्थिति में 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, दिया है बीटा 1 इज इक्वल टू 0.048, लैम्डा 1 का मान दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 का मान दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम और हमको ज्ञात करना है बीटा 2 का मान। तो यहाँ पर जब अनुपातिक जो प्रश्नों को हल करते हैं वहाँ पर जो यूनिट्स है उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो मान रखने पर बीटा 1 का मान हो जाएगा 0.048 बटे बीटा 2 का मान ज्ञात करना है बराबर 6000 बटे 5000। तो यहाँ से हमको मिलेगा बीटा 2 इज इक्वल टू 0.048 इंटू 5000 बटे 6000। जब इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से ये हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, बीटा 2 इज इक्वल टू 0.08 इंटू 5 और ये हमको मिलेगा बीटा 2 इज इक्वल टू
0.04, चूँकि फ्रिंज चौड़ाई है इसका मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर में है यहाँ पर, सॉरी ये सेंटीमीटर में है इसलिए इतना सेंटीमीटर, ये हम आंसर है। मान मिलेगा 0.040 सेंटीमीटर। धन्यवाद। यहाँ देखिए इक्वल टू 0.048 इंटू 5000 बटे 6000, यहाँ पर 6 से जब डिवाइड करेंगे 0.048 से तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0.008 इंटू 5। जब 6 से अपन डिवाइड करेंगे 0.048 को तो ये हमको मिलेगा 0.008 इंटू 5, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको बीटा टू इक्वल टू मिलेगा 0.040 इतना सेंटीमीटर। ये दूसरी स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई का मान होगा बीटा टू इक्वल टू 0.040। धन्यवाद।